हेलो दोस्तों। मैं आप सभी लोगों को अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज यूपी टेट का एग्ज़ाम हुआ था। तो यूपी टेट का जो पेपर फर्स्ट था उसकी मैथमेटिक्स की आंसर की दोस्तों मैं आपको बताऊंगा कि क्या क्या क्वेश्चंस के आंसर थे। वैसे तो आपने सभी को देख लिया होगा अभी तक, लेकिन जो पार्ट वाइज, ताकि आपको कन्फ्यूज़न ना हो, तो एक एक पार्ट, 5 पार्ट हैं आपके। 5 सब्जेक्ट आए थे, तो पांचों सब्जेक्ट की आपको पीडीएफ, वो क्या कहते हैं, आंसर मैं बताऊंगा। दोस्तों, थोड़ा बहुत सॉल्यूशन भी बता दूंगा, ताकि क्योंकि करके तो आप वहीं आ गए हैं क्वेश्चंस को, तो आपको आसानी होगी। तो फटाफट आप ऑप्शंस भी देख लीजिए और सॉल्यूशंस भी देख लीजिए थोड़ा थोड़ा, ठीक है। चलिए चालू करते हैं। देखिए, आपका जो पहला क्वेश्चन है वो ये है कि त्रिभुज एबीसी के मध्य बिंदु क्रमशः डी ई एफ हैं, तो ज्ञात कीजिए कौन सा सत्य है। ठीक है, तो आपको ये बताना है। तो जो कि दोस्तों, आप जानते हैं मिड पॉइंट थ्योरम होती है आपकी मैथ्स में। तो मिड पॉइंट थ्योरम ये कहती है कि यदि कोई त्रिभुज है आपका, ठीक है, तो त्रिभुज के अंदर क्या होता है कि जब भी कोई त्रिभुज होता है तो उसके यदि किसी भी भुजा के दो बिंदुओं को मिला दिया जाए, तो मतलब त्रिभुज की दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिला दिया जाए, ठीक है, तो जो वो रेखा होती है, बनने वाली रेखा, वो तीसरी भुजा के समांतर और तीसरी भुजा की आधी होती है, ठीक है। तो जब ये तीसरी भुजा की आधी होती है, तो आपको पता है जो भुजा का मतलब त्रिभुज का जो जैसे त्रिभुजों का जो क्षेत्रफल का अनुपात होता है, वो भुजा के स्क्वायर के बराबर होता है, ठीक है। तो जब भुजाओं का अनुपात इसका और इसका अनुपात 1:2 है, तो क्षेत्रफल का अनुपात 1:4 हो जाएगा, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि इसका 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 ये चार क्षेत्रफल बराबर है, और चारों का जो वन पार्ट है वो 1/4 हो जाएगा ए बी सी का, ठीक है। तो ये फोर्थ ऑप्शन इसमें आंसर आ जाएगा, ठीक है। इसी तरह दोस्तों, आपको पता है एज एज मतलब समांतर माध्य, ज्यामितीय माध्य, हरात्मक माध्य में संबंध क्या होता है। समांतर माध्य सबसे बड़ा होता है, हरात जी, फिर उसके बाद गुणोत्तर माध्य, और फिर हरात्मक माध्य। ए जी एच इसका आंसर आ जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन। दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखिए। जैसा कि आप जानते हैं, इसमें पूछ रहा है कि दो संख्याओं का अंतर और गुणनफल दे रखा है आपको। अंतर कितना है, एक्स माइनस वाई बराबर आपको दे रखा है 5, और एक्स वाई बराबर दे रखा है आपको 36। तो जब आप ऑप्शन, दोस्तों वैसे तो इसका आंसर 5/36 आएगा। आप दो तरीके से कर सकते हैं, या तो इसको वैल्यू सेटिस्फाई करवा के कर लीजिए, या इनको इक्वेशन को सोल्व कर लीजिए। तो दोस्तों, वैल्यू सेटिस्फाई करवाएंगे तो आपको एक्स का मान यदि आप 9 रखें और वाई का मान यदि आप 4 रखें, तो ये आंसर आ जाएगा आपका 5/36, ठीक है। ये आप सोल्व कर सकते हैं, एक डायरेक्ट तरीका भी होता है, ठीक है। इसके बाद आगे चले, तो 20वीं शताब्दी के सुशिक्षित भारतीय गणितीय प्रतिभावान कौन थे। तो ये दोस्तों, इसका आंसर है आपके श्रीनिवास रामानुजन, ठीक है। इसके बाद यदि कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल 660 मीटर स्क्वायर है, तो लंबाई चौड़ाई की दोगुनी है। तो दोस्तों, आपको पता है कमरे की चारों दीवार का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 2 × L + B × H, मतलब बेस पेरीमीटर गुना हाइट बराबर 660। तो जब आप, और यहाँ पे आपको एल और बी का रेशियो दे रखा है कि जो आपका एल है वो 2b के बराबर है। तो दोस्तों, यहाँ पे इसको रख देंगे और सोल्व करेंगे, तो आपका एच का मान आपको 11 दे रखा है, ठीक है। तो यहाँ पे जब आप सोल्व करेंगे, तो यहाँ पे बी का जो मान आएगा वो आएगा आपका 10, और एल का मान आ जाएगा आपका 20, क्योंकि एल बराबर 2b है। तो इसका आंसर जब आ जाएगा 200, क्योंकि आपसे छत्र का क्षेत्रफल होता है जो कि आयताकार होती है। तो 20 × 10 कर देंगे तो 200 आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। इसी के साथ आपका दोस्तों अगला सवाल देखिए। ये है 10⁻³ = 125। तो 10⁻²x का मान 10⁻−2x का मान क्या होगा। दोस्तों, इसका तरीका ये होता है, देखो आप इसको 10⁻x⁻³ लिख लें, और ये 5⁻3 कर लें, ठीक है। तो यहाँ से कंपैरिजन कर लेंगे, तो 10⁻x बराबर 5 आ जाएगा। तो यहाँ से अब आपको -2x का मान चाहिए, तो यहाँ -2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए पावर में। तो यहाँ 5⁻−2 बराबर क्या होता है, 1/25, ठीक है। आंसर आ गया। 16,075 को किसी संख्या से भाग देने पर भागफल 167 और शेषफल 43 प्राप्त होता है, तो भाजक क्या होगा। दोस्तों देखो, इसका तरीका क्या होगा। यदि ये जो 160 75 है, तो इसको हम इस तरह लिख सकते हैं कि भागफल आपको मान लीजिए, आपको दे रखा है इसने 167, मान लीजिए वो संख्या जिससे भाजक जो है वो मान लीजिए x प्लस 43। अब इसको सॉल्व करना है, आप आंसर निकाल लेना, तो x का मान 96 आ जाएगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। 98 में दोस्तों देखिए आपका आंसर क्या आएगा कि 50 से छोटे घन अभाज्यों की संख्या। तो दोस्तों, आपको पता है 1 से 100 तक अभाज्य संख्याओं की संख्या होती है 25, और एक 50 से छोटे कितने होते हैं, 15। तो मैं आपको बता देता हूँ 15 कौन कौन से होते हैं। वैसे तो सभी जानते हैं आप लोग, 2 3 5 7, उसके बाद आपका 11 13 17 19, ठीक है। यह अभाज्य संख्या होगी आपकी 23 29, और यदि आप और देखना चाहें तो आपकी होती है 31 37, ठीक है, और 41 43 47, ठीक है। तो आप काउंट करेंगे तो 10 तो ये हो गई, 10 और 5 15, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद दोस्तों देखिए,
आपका ये क्वेश्चन है, दो संख्याओं में जो बड़ी संख्या का दो गुना मतलब 2x और छोटी संख्या के 5 गुना, मान ली छोटी संख्या y है तो उसका 5 गुना से 3 ज़्यादा है, ठीक है। तो और बड़ी संख्या के 4 गुना मतलब 4x प्लस छोटी संख्या के 3 गुने का योग 71 है। तो दोस्तों अब इसका एक तरीका ये है कि आप सीधा पहली इक्वेशन के अंदर है ना, पहले ऑप्शन को सेटिस्फाई करवाएगी। देखिए 14×2 = 28, 55 25, तो तीन आंसर, तीन डिफरेंस आ जाएगा, तो यही ऑप्शन आएगा। बाकी देखिए 11×2 = 22 और 9×5 = 45, माइनस में चला गया। 43×2 = 86 और 8×5 = 40, तो 86 - 40 तो 46 आ जाएगा आपका। तो इस तरह आप सॉल्व करेंगे तो पहला ऑप्शन आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलते हैं आगे। दोस्तों वर्ग का क्षेत्रफल दे रखा है आपको 8, ठीक है। और आपसे पूछा जा रहा है कि आयत के क्षेत्रफल किसके बराबर है, और वर्ग की भुजा दे रखी है मतलब 8 आपको, तो वर्ग का क्षेत्रफल हो जाएगा 64, जो कि आयत के क्षेत्र के लिए बराबर है। आयत की लंबाई दे रखी है, आपसे चौड़ाई पूछी है, तो आंसर आ जाएगा 16×64, ठीक है। इसी तरह ये सिंपल सा सवाल है, a/3 b=4 c/7। तो दोस्तों इसके अंदर आपको कुछ नहीं करना, और a+b+c का मान आपको टोटल करके और डिवाइडेड बाई आप 7 कर देंगे तो आंसर आ जाएगा इसका 2, ठीक है। आगे देखिए 5 जनवरी 1991 को शनिवार था, तो 3 मार्च 1992 को क्या वार होगा। दोस्तों आपको पता है जब भी ऐसा डेट कैलेंडर का क्वेश्चन आता है तो आपको पता है जब सेम डेट पे ईयर चेंज होता है तो दोस्तों डेट एक आगे बढ़ जाती है, और लीप ईयर में आपको 2 डेज आपको बढ़ाने होते हैं। तो देखिए 5 जनवरी 1991 को अगर शनिवार था तो 5 जनवरी को 1992 को होगा संडे, मतलब रविवार। अब देखिए संडे होगा तो जनवरी में कितने दिन बचते हैं, 26, उसके बाद फरवरी में 29, और मार्च में आ जाएंगे 3 दिन, तो 29 और 3 32 और 26 58, 58 में 7 जोड़ेंगे तो रिमाइंडर आ जाएगा 2। तो रविवार से आप 2 दिन बढ़ा लीजिए, सोमवार और मंगलवार, ठीक है। आंसर आ गया आपका। आगे देखिए, आगे आपका, एक सेकेंड, 1/3 की पावर -3 कितना होता है, 27। 1/4 की पावर -2 16, ठीक है। डिवाइडेड बाय 1/4 की पावर -3 करेंगे तो ये आ जाएगा 64, तो आंसर आ जाएगा आपका 11/64, ठीक है। आगे देखिए, छोटे छोटे सवाल हैं दोस्तों। त्रिभुजों की आपको पता है प्रॉपर्टी होती है कि दो भुजाओं का योग तीसरी से अधिक और दो भुजाओं का अंतर तीसरी से कम होता है, ठीक है। तो मतलब आपको यही प्रॉपर्टी लगानी है, a-b, तीसरी भुजा जो भी हो c, और a+b, आपको इस प्रॉपर्टी को लगा के इसको सॉल्व करना है। सॉल्व करेंगे तो दोस्तों देखिए यहाँ 10.5 3.9 है, ये मीमी mm है, तो एक जो 1 सेंटीमीटर होता है वो 10 mm के बराबर होता है। 10 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ 10.5 सेंटीमीटर, 3.9 और 6.5। यदि आप इन दोनों का टोटल करेंगे तो ये आ जाएगा 10.4। तो तीसरी दो भुजाओं का योग तीसरे से कम हो गया, इसलिए या तो ट्रायंगल बनेगा ही नहीं। दोस्तों यहाँ पे भी यही होगा, इसका और इसका टोटल हो जाएगा 8.8, तो यहाँ पे भी ट्रायंगल नहीं बनेगा, ये कम हो जाएगा इस कारण। तो यहाँ डिफरेंस जो है वो दो भुजाओं का जो अंतर है वो तीसरी से हमेशा ज़्यादा, सॉरी, जो तीसरी होती है उससे हमेशा क्या होना चाहिए, ज़्यादा, सॉरी, दो भुजाओं का अंतर हमेशा तीसरी भुजा से कम होना चाहिए। तो अब देखिए दोस्तों आप क्या करेंगे, जैसे यहाँ क्या होगा कि आप देखिए एक बार, जैसे 3 और 3 क्या हो गया आपके 6, तो दो भुजाओं का जो योग है वो तीसरी के बराबर ही हो गया। तो जबकि होना क्या चाहिए, दो भुजाओं का योग जो है वो तीसरी से ज़्यादा होना चाहिए। तो इन दो भुजाओं का योग क्या हो गया, तीसरी के बराबर हो गया, इसलिए ये भी आंसर नहीं होगा, तो ये आंसर आ जाएगा, ठीक है। आप इसको सॉल्व करेंगे आरोही क्रम में। तो दोस्तों इसको सॉल्व करने का तरीका क्या है, पावर इसकी ये है 3 की पावर 1/2, 4 की पावर 1/3, 5 की पावर 1/4, इनका एलसीएम ले लीजिए 12, इनको 12 से मल्टीप्लाई करके, और इनका ये 203 की पावर 6 बन जाएगी, 4 की पावर आपकी बन जाएगी 4, 5 की पावर 3। अब आपको पता है ये सबसे बड़ा होगा, तो आपको आ जाएगा फर्स्ट ऑप्शन, ठीक है। और दोस्तों अगला सवाल तो बहुत सिंपल सा है, एस पी अपॉन सी पी। तो सी पी अपॉन एस पी करेंगे तो आपको 3/2 रेशियो आ जाएगा। ये दे रखा है इसने कि भाई जो सी पी है वो एस पी का 3/2 है, ठीक है। एस पी का 3/2, तो ये नीचे आ गया। तो हानि कितनी करी, एक की, कितने पे, 3 पे, तो 33 से 1/3% हानि। इसमें भाग देने पर शेषफल कितना जाएगा, 4। दोस्त सिंपल सा सवाल है। दोस्तों यहाँ देखिए अगला सवाल, यूनिट डिजिट पूछ रहा है, तो 8×6 = 48, 8 और 9×2 = 18, 8 8 8 64, 4 फर्स्ट यूनिट डिजिट आ गई, ठीक है। इसके बाद दोस्तों माध्यिका से आपको यहाँ माध्य निकाल के, और माध्यिका से पूछ रहा है आपसे, तो देखो इसका तरीका क्या होगा। यदि आप इनका माध्य निकालेंगे तो इन सबका टोटल करेंगे तो आएगा 42 प्लस x डिवाइडेड बाय टोटल 9 संख्याएं हैं ये, और 4.5, तो यहाँ से x का मान कितना आ जाएगा, 3, ठीक है। जब आप इनको जमाएंगे तो इसको 1 2 3 फिर 3
उसके बाद आपके पास 3 के बाद 1 4 है, 2 5 है, 2 7 है और 1 8 है। ठीक है, तो 3 और 3 6 और 4 10। एक सेकेंड, तो आप देख लेते हैं एक बार। 5 और 5 10 संख्याएं हैं। ठीक है, 1 2 3 आपका 2 बार है, एक तो ये रहा, देखिए 3 ही आ जाएगा। उसके बाद 4 आपका 1 बार है, 5 आपका 2 बार है, 7 आपका 2 बार है, 8 ही आ गया। ठीक है, तो अब आपको क्या करना है, आपसे बोला गया है कि माध्यिका पर निकालनी है। तो दोस्तों दोनों मिड पॉइंट, पांचवा और छठा पॉइंट है, 5 और 4, 9 का 2 4.5 आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह संख्या का विचार का विचरण का विश्लेषण नामक विधि का प्रयोग किया था आर्य फिशर ने। ठीक है, ये देख सकते हैं आप। अच्छा क्वेश्चन था दोस्तों। अवरोही क्रम में रखे गए आंकड़ों के दोनों छोरों से प्रेक्षण हटाए जाते हैं, केंद्रीय प्रवृत्ति के कौन कौन से मापक प्रभावित होंगे। दोस्तों आपको पता है इसमें माध्य और आपका जो है आपका बहुलक प्रभावित होगा, क्योंकि उनमें डेटा, क्योंकि माध्य में क्या होता है संख्याएं कम हो गई तो प्रभावित होगा। बहुलक में क्या होता है फ्रिक्वेंसी होती है, आवृत्ति कौन सी संख्या कितनी बार रिपीट हो रही है तो वो भी प्रभावित होगा। तो आपका प्रभावित कौन नहीं होगा, माध्य का, क्योंकि दो दो साइड में से हट जाएंगे आसपास से, तो आप मतलब एक दो कॉर्नर से, तो बीच की संख्या है तो वापस एवरेज उतना ही आएगा उनका, तो उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, इसके बाद 5 सेमी बाजू वाले घन के सभी फलकों पर रंग किया जाता है, तो 1 सेमी वाले घन को में काटा जाता है, तो 1 सेमी क्यूब कितने घनों में एक फलक पर होगा। ठीक है, देखो दोस्तों इसका सिंपल सा तरीका बताता हूँ। जैसे ये आपका घन है, ध्यान से समझना। ठीक है, अभी मैं आपको पूरी बात बता दूंगा। आपको क्या है कि घन को काटा गया 125 हिस्सों में, मतलब 5 सेंटीमीटर की साइड है, तो उसको छोटे छोटे गुणों में काट लिया, तो वो 1 सेंटीमीटर क्यूब के हिस्से के हिसाब से, मतलब एक, मतलब n गुना 1 सेंटीमीटर क्यूब। तो आपको पता है ऐसे 125 घन बन जाएंगे, क्योंकि एक घन, बड़े घन का क्षेत्रफल को आयतन होगा 5 का क्यूब, तो ऐसे 125 घन बन जाएंगे जिनका क्षेत्रफल होगा 125 क्यूब। ठीक है, एक एक क्यूब सेंटीमीटर क्यूब के अकॉर्डिंग। अब आपको बोला गया है कि इनको काटा जाता है 1 1 सेंटीमीटर वालों में। इसका मतलब आपने अब देखो दोस्तों, काटने के बाद ये कैसे दिखाई देंगे, इसका फ्रंट पेज देखो आप, बस यही चीज़ आपको समझ में आ जाएगा। मैं इसके 5 भाग कर लेते हैं। ठीक है, ये 5 भाग हो गए। इसी तरह अपन इसकी वर्टिकली भी कर लेते हैं। अब आप समझ सकते हैं ये इस तरह सिचुएशन होगी। अब आपको पता है एक ही फलक पर रंग कहाँ कहाँ होगा, एक इस जगह, एक इस जगह, एक इस जगह। तो एक फेस पर आपके कितने गन मिलेंगे आपको, ऐसे 9। तो 6 फेज, 6 आपके फेस होते हैं, तो उन पे कितने हो जाएंगे 54। ठीक है, तो आंसर आ जाएगा 54। चले आगे। पंचगुणों के अंत गुणों का योग। तो दोस्तों आपको पता है n-2 गुणा 180 होता है, तो n का मान रखेंगे 5 - 2 3, 18 3 54, 540 आंसर आ गया। दोस्तों अगला सवाल अच्छा है थोड़ा सा। एक खंबे का 4/7 कीचड़ में फंसा है, तो जैसे खंबे की लंबाई और खंबे का 1/3 भाग बाहर रह जाता है, खींचा जाता है, तो खंबे का 8 माप का भाग अभी भी कीचड़ में है, तो खंबे की पूरी लंबाई, दोस्तों खंबे की मान लो पूरी लंबाई 21 है, तो 21 में से 4/7 भाग आपका बोल रहा है कि कीचड़ में फंसा है, तो 4/7 इंटू 21 मतलब 4 × 12 भाग आपका कीचड़ में और 9 भाग आपका ऊपर है। अब वो बोल रहा है कि 12 का जो है आपका 1/3 भाग बाहर खींच लिया, तो 12 का 1/3 कितना होता है 4। तो जब 4 भाग आप बाहर खींच लेंगे, तो 12 में से 4 गए तो 8 बचा नीचे। तो अब आपका वो कह रहा है कि 8 मीटर में आपका खंबा अभी भी कीचड़ में, मतलब 8 तो आपने माना और 8 ही आपका बचा हुआ है, मतलब एक तरीके से जो आपका बचा हुआ है वही आपने माना था। इसका मतलब आपके खंबे की लंबाई वास्तव में भी कितनी थी, 21 ही थी। ठीक है, ये एक तरीका हो गया। बाकी और भी तरीके से कर सकते हैं। A+B किसी काम को 12 दिन में करते हैं। ठीक है, और B+C जो है आपके 15 दिन में करते हैं, और A+C आपके कितने दिन में करते हैं, 20 दिन में। ठीक है, इनका LCM आ जाएगा 60। एफिशिएंसी निकाल लो, यहाँ से आ जाएगी इसकी 5 4 3। ठीक है, इनको ऐड करेंगे तो A+B+C का मान आ जाएगा 2A+B+C बनेगा, और इसका मान आ जाएगा 12। तो A+B+C का मान कितना आ जाएगा 6। तो यहाँ से एक ही एफिशिएंसी, एक पूछ रहा है कि ए कितने दिनों में करेगा, तो यहाँ से B+C का मान कितना 4, तो ए का मान आ जाएगा 2, और टोटल काम कितना 60/2 करेंगे तो आ जाएगा सर 30। ठीक है, ये आपको हो गया। इसके बाद इसका HCF निकालना है, तो आपको पता है भिन्नों में ऊपर वाले का लेते हैं आप HCF, तो कितना जाएगा 7,
और नीचे वालों का लोगे एलसीएम, तो एलसीएम के लोगे 11, तो इनमें सब में कॉमन है, और 2 गुना 3 गुना 5, तो ये आप 7/330 आ जाएगा इसका आंसर। ठीक है, सिंपल सा सवाल है। इसके बाद देखिए ये 7 + 2√10 का वर्गमूल क्या होगा, तो 2 + √5 का ये होल स्क्वायर है। ठीक है, तो ये आंसर आ जाएगा। दोस्तों ये थोड़ा अच्छा ठीक ठाक सवाल है इसमें, कि एक वर्ग है, उसके ऊपर एक आपका क्या हो गया, समबाहु त्रिभुज, और इनकी एक भुजा उभयनिष्ठ है। ठीक है, ये है नहीं, ये इसके ऊपर टिका हुआ है इस तरह से। तो दोस्तों ये 4/3 4/3 की 5 भुजाएं हैं, क्योंकि वर्ग की सारी भुजाएं बराबर होती है, और इसकी एक भुजा कॉमन है, इसका मतलब 5 भुजाएं हैं जो कि बराबर है। ठीक है, तो इनका पेरीमीटर कैसे होगा, 4/3 गुणा 5 कर लो तो 20/3, 6 से ही 2/3 आंसर आ जाएगा। ठीक है, सिंपल सा सवाल है। इसके बाद 99 से विभाजित होने वाली संख्या, तो दोस्तों आप 11 का जब रूल लगाएंगे तो 11 से विभाजित होने वाली केवल एक ही संख्या मिलेगी आपको, थर्ड ऑप्शन। देखो 11 से विभाजित का रूल क्या था, सम और विषम संख्याओं का अंतर, तो 5 और 3 8 और एक 9। ठीक है, 4 और 4 8 और एक 9। ठीक है, तो यहाँ 0 आ जाएगा। और 9 से विभाजित करेंगे तो 9 में अंकों का टोटल भी आपका क्या होना चाहिए, विभाजित, तो 5 और 4 9 और 3 12 और 4 16 और 2 18, तो भी नहीं, 9 से भी विभाजित है, 11 से विभाजित है, इसलिए यही आंसर आएगा, बाकी कोई ऑप्शन भी नहीं होगा। पाई क्या है दोस्तों, पाई आपकी दोस्तों आपको पता होता है एक अपरिमेय संख्या होती है। ठीक है, क्योंकि पाई का मान जो होता है 22/7, तो आपको पता है कि ये तो एक परिमेय संख्या है। ठीक है, ध्यान रखना, क्योंकि इसको हम पी/क्यू फॉर्म में लिख सकते हैं, लेकिन पाई का मान क्या होता है, एक 3.1427, और ये चलता जाता है। तो ये क्या होता है कि एक नॉन रिपीटिंग नॉन रिकरिंग नंबर है, मतलब नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, तो इस कारण इसको क्या बोलते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग नंबर को हम क्या बोलते हैं, अपरिमेय संख्या। तो दोस्तों इस तरह आपकी मैथ की आंसर की पूरी होती है। तो आपके दोस्तों ये बिल्कुल एग्जैक्ट आंसर की है जो मैंने बताई है। तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, और यदि इसके बाद हम दोस्तों आपको ईवीएस, इंग्लिश और बाकी सब्जेक्टों की आंसर की आपकी मैं वीडियोस बना दूंगा, तो आप मिला सकते हैं आराम से। ठीक है, धन्यवाद।